हाँ जी, क्या हाल चाल? सब बढ़िया, मस्त, जबरदस्त। ठीक है भाई, स्टार्ट करते हैं फिर। मुझे जानकारी मिली है कि आप लोगों का टेस्ट हुआ था, है ना? और आई होप कि टेस्ट अच्छा ही गया होगा। देखिए, कुछ चीज़ें जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। और टेस्ट इसलिए नहीं लिया जाता है, तो वन ऑफ द रीज़न आप कह सकते हो कि ये पता चल सके कि आपके कितने मार्क्स बन रहे हैं। ये वन ऑफ द रीज़न है। बट चूंकि ये मेन टेस्ट तो है नहीं, आपका मेन टेस्ट कब होगा? जब आप फाइनल एग्ज़ाम जब आप दोगे। हाँ, तो इस जो हम टेस्ट देते हैं उसको हम प्रॉपर तरीके से कैसे यूटिलाइज कर पाएंगे, तो कुछ चीज़ें जो आप ध्यान में रखिएगा। देखिए, पहली चीज़ ये है कि जैसे मान लीजिए फिजिक्स की मैं बात करूँ तो 25 क्वेश्चंस आते हैं उसमें। तो 25 में से सपोज कीजिए आपसे 10 क्वेश्चंस बने हैं, तो 15 क्वेश्चंस नहीं बने हुए हैं। तो आपको ये मेक श्योर करना पड़ेगा कि वो 15 क्वेश्चन जो है क्यों नहीं बने हैं। उनके पीछे रीज़न फिगर आउट आपको करना पड़ेगा। जो पहला रीज़न होता है बच्चों के लिए, बच्चे बताते हैं, तो वो तो फर्स्ट रीजन होता है कि सिली मिस्टेक्स। हो सकता है कि 3-4 क्वेश्चंस में मिस्टेक्स हो गए हो। फॉर एग्जांपल, आपने क्वेश्चन गलत पढ़ लिया होगा, या आपने गलत कैलकुलेशन कर दिया होगा, या गलत टिक कर दिया होगा, जो भी रीजन है। देखिए, ये सिली मिस्टेक्स होते ही होते हैं, इसको मिनिमाइज किया जा सकता है। 100% एलिमिनेट करना थोड़ा मुश्किल, बट किया जा सकता है। ठीक? तो थोड़ा मुश्किल है, और ये टाइम के साथ ही आता है, इसमें कोई आपको हेल्प नहीं कर सकता है। प्रैक्टिस करोगे तो ज़्यादा बेटर होते जाओगे। एक ये रीज़न होता है। दूसरा क्या रीज़न होता है कि कॉन्सेप्ट नहीं पता है, जो आपसे नहीं हुआ उस रिलेटेड कॉन्सेप्ट नहीं, है ना? या क्वेश्चन ही आपको समझ नहीं आया, ठीक है? तो फिर आपको क्या करना होता है, आपको उससे रिलेटेड जो मतलब जिस भी चैप्टर से वो क्वेश्चन आया हुआ है वो चैप्टर देखना होता है। जिस कॉन्सेप्ट से पूछा गया होता है उस कॉन्सेप्ट को दोबारा पढ़ के फिर अटेम्प्ट करना होता है। 1-2 बार अटेम्प्ट कीजिए, सोचिए, अगर नहीं आया तो टीचर से पूछना होता है। ठीक है? यानी नेक्स्ट टाइम अगर उस 25 क्वेश्चन में से कोई भी क्वेश्चन आ गया, या उससे रिलेटेड क्वेश्चन आ गया, या उस कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन आ गया, तो आपसे हो। देखिए, एक चैप्टर को पढ़ने में हो सकता है 15 दिन लग जाए, 20 दिन लग जाए। हाँ, इतना आप टाइम देते हो, लेकिन एक टेस्ट में जो 25 क्वेश्चन आता है, अगर उसमें आप ढंग से 1 या 2 दिन दे दोगे ना, अगर वो 25 क्वेश्चन आपसे हो गए, नहीं हुए तो आपने सीख लिया टीचर से। ट्रस्ट में धीरे धीरे आप काफ़ी ग्रो कर जाओगे, है ना? पहली बार आपके 10 क्वेश्चन ठीक होंगे, बाद में 15, फिर ऐसे करके 16, 17, 24, 23, वो डिपेंड करता है आप कितना टाइम उसमें दे रहे हो। ठीक होना स्टार्ट हो जाता है। वो टेस्ट पेपर हम डिस्कस करेंगे, लेकिन आज हम डिस्कस नहीं करेंगे। इस रीजन में बता देता हूँ। देखो, आपको ना प्रॉपर टाइम चाहिए। डिस्कशन तभी जाके है ना, प्रोडक्टिव रहेगा, फ्रूटफुल रहेगा, जब आप अच्छे तरीके से घर पे उन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर चुके हो। जब आप उन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लोगे तब हम डिस्कस ज़्यादा बेटर है। तो कल ही आपका शायद हुआ है पेपर, आई गेस, है ना? तो हम जो है नेक्स्ट क्लास में जो होगा तब हम डिस्कस कर लेंगे। तब तक आप घर पे जाके दोबारा उन क्वेश्चन सोचिएगा, समझिएगा, टाइम दीजिएगा, हाँ। देन वी विल डिस्कस, ठीक है? अपने डाउट्स तैयार रखिएगा, सॉल्व करिए। तो लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन में मैंने मेनली जो डिस्कस करा था वो ग्रेविटेशनल फोर्स को लेकर डिस्कस करा था। आज जो मैं डिस्कस करूँगा, है ना, वो काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है जब हम ग्रेविटेशन की बात करते हैं। एंड दैट इज व्हाट एक्सेशन टू ग्रेविटी। से पहले एक्सेशन टू ग्रेविटी डिफाइन करने से पहले मुझे एक छोटा सा टर्म डिफाइन करना होगा, वेट। हाँ, वेट। नॉर्मली कहते हैं ना, भाई अपना वेट बता तू। हालांकि हम गलत पूछते हैं। हाँ, वो वेट नहीं बताता, वो मास बताता है। मान लो मेरा ले लो, मेरा 85 kg है। केजी है ना, वो तो मास है, बट नॉर्मली क्या बनेगा, मेरा वेट 85 kg। तो जी साइलेंट होता है। 85 इंटू जी कर दो एक्सेशन ड्यू टू ग्रेविटी, देन इट विल कम वेट ऑफ दी। गॉट इट? क्लियर है? तो सबसे पहले हम देख लेते हैं वेट, एंड देन वी विल डिस्कस एक्सेशन ड्यू टू ग्रेविटी इन डेप्थ, एंड वी विल प्रैक्टिस क्वेश्चंस रिलेटेड टू एक्सेशन ड्यू टू ग्रेविटी। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर बेटा? ओके, आइए, है ना? आइए, एक्सेशन ड्यू टू ग्रेविटी। सबसे पहले हम देख लेते हैं वेट।
weight of an object, of an object, weight of an object। चलिए देखिए, weight of an object is defined as weight of an object is defined as is defined as gravitational force, gravitational force, gravitational force applied by gravitational force applied by earth on an object, on an object towards its center, towards its center is known as is known as weight of that object, weight of that object, weight of that object, weight of that object। ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट होता क्या है, वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट होता क्या है। वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डिफाइंड एज ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाइड बाय अर्थ ऑन एन ऑब्जेक्ट टुवर्ड्स इट्स सेंटर इज नोन एज व्हाट, वेट ऑफ दैट ऑब्जेक्ट। हाँ जी, देखिए, तो ये हो गया वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। देखिए अगर मैं यहाँ पे, है ना, अगर अर्थ बनाऊँ, समझिएगा ध्यान से, ये हमारा अर्थ रहा, है ना, ये मान लीजिए हमारा अर्थ है जिसका रेडियस हम आर ही ले लेते हैं, रेडियस हम आर ही ले लेते हैं, रेडियस ऑफ अर्थ। ये रहा हमारा अर्थ, ठीक है, दिस इज अर्थ, और ये सरफेस ऑफ द अर्थ हो गया, और इसका मास हो गया एम ई, मास क्या हो गया एम ई। और यहाँ पे मान लीजिए कि आप ना यहाँ पे बैठे हुए हो और आपका मास है एम, आपका मास क्या है एम। तो अगर मैं पूछूं कि ये अर्थ, है ना, आपके ऊपर कितना ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रहा है, अगर मैं आपसे पूछूं अर्थ जो है आपके ऊपर कितना ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रहा है, आप बोलोगे सर बहुत ही सिंपल है, अर्थ के पूरे मास को हम सेंटर में मान लेते हैं, ठीक है, और ये यहाँ पे तो डिस्टेंस कितना हो गया आर ई। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, देखिए जो ग्रेविटेशनल न्यूटन्स लॉ ऑफ जो ग्रेविटेशन है ना वो पार्टिकल्स के लिए वैलिड है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन एक स्पेशल केस होता है और वो होता है स्फेरिकल ऑब्जेक्ट। अगर स्फेरिकल ऑब्जेक्ट में मास यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं तो उसके पूरे मास को उसके सेंटर में मान लेते हैं। बट ये काम आप डिस्क, रिंग, रॉड यानी किसी और तरह के डिस्ट्रीब्यूटेड मास सिस्टम में नहीं करोगे, किसी और केस में आप नहीं करोगे, है ना, केवल और केवल स्फेरिकल ऑब्जेक्ट में ही वैलिड है, ठीक है। तो कितना डिस्टेंस हो गया एम, यहाँ पे एम ई, और डिस्टेंस हो गया कितना आर ई, है ना, डिस्टेंस हो गया आर ई। तो मैं मिला देता हूँ, यहाँ पे जो ग्रेविटेशनल फोर्स होगा जिसको मैं वेट बोलूँगा, क्या बोलूँगा, वेट, ठीक है। ये जो डब्लू होगा, तो डब्लू जो होगा वो होगा कितना, जी एम ई एम बाई आर ई का स्क्वायर। दिस इज इट्स वेट, दिस इज इट्स वॉट, वेट, ध्यान रखिएगा, जी एम ई एम बाई आर ई।
चलिए, आई होप आप नोट कर लिए होंगे। आइए आगे बढ़ते हैं। देखिए, एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब ये जो एक्सेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है, ये इसको हम कैसे डिफाइन करते हैं? एक्सेशन ड्यू टू ग्रेविटी को हम कैसे डिफाइन करते हैं बेटा? आइए देखते हैं। देखिए, सबसे पहली चीज़ इसको हम है ना डिनोट करते हैं। तो बेसिकली ये जो जी होता है, ये हो जाता है वेट डिवाइडेड बाई मास। जैसा कि अभी हमने देखा कि जैसे जो ऑब्जेक्ट था, जो बॉडी था अर्थ के सरफेस पे, उसका मास हमने कितना रखा था, एम। उसी मास से डिवाइड कर दीजिए तो आ जाता है एक्सेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा आएगा निकल के कि इक्वल टू जी एम ई बाई आर ई का स्क्वायर। दिस इज योर एक्सेशन ड्यू टू ग्रेविटी। इज एक्सेशन ड्यू टू व्हाट? ग्रेविटी, है ना। ये आपका एक्सेशन ड्यू टू ग्रेविटी होगी। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, छोटे छोटे कुछ टर्म्स है हम समझते हैं। अगर मुझे इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी लिखना है इसको, है ना, अगर मुझे इसको इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी लिखना है तो मैं कैसे लिखूंगा? इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी की अगर मैं बात करूं, टर्म्स ऑफ डेंसिटी, टर्म्स ऑफ डेंसिटी ऑफ अर्थ की अगर मैं बात करूं तो वो मैं कैसे लिखूँ? देखिए, मैं लिखूंगा, चूंकि डेंसिटी ऑफ अर्थ होता है मास ऑफ अर्थ ऑन में वॉल्यूम ऑफ अर्थ, 4/3 पाई आर ई। यहाँ से अगर मैं मास ऑफ अर्थ की मैं बात करूंगा तो मैं लिखूंगा डेंसिटी ऑफ अर्थ इंटू 4/3 पाई आर ई क्यूब। यानी यहाँ से मैं लिख सकता हूँ लाइक दैट, एक्सेशन ड्यू टू ग्रेविटी होगा जी बाई आर ई स्क्वायर इंटू डेंसिटी ऑफ अर्थ टू 4/3 पाई आर ई का क्यूब। यानी यहाँ से मैं लिख दूंगा जी इक्वल टू आर ई स्क्वायर ख़त्म हो गया, यानी पाई पाई रो ना, कैपिटल जी भी है ना, रो ई इंटू आर। दिस इज इन टर्म्स ऑफ एक्सेशन टू, दिस इज इन टर्म्स ऑफ व्हाट? डेंसिटी ऑफ द अर्थ। आई होप आपको क्लियर होगा। ठीक है, ये अर्थ के डेंसिटी के टर्म्स में हो और ये मास के टर्म्स में हो, ध्यान रखिएगा। ठीक है, अच्छा एक और चीज़ देखिए, मास कांस्टेंट रखिएगा तो जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या है? आर ई स्क्वायर। रेडियस बढ़ाइएगा तो घटेगा। अगर डेंसिटी कांस्टेंट रखिएगा और रेडियस बढ़ाइएगा तो ग्रेविटी क्या होगा? बढ़ेगा। तो ध्यान रखिएगा, है ना। तो डेंसिटी और रेडियस टर्म्स में पूछेंगे तो ये यूज कीजिएगा, डेंसिटी और सॉरी मास और रेडियस के टर्म्स में तो ये आप यूज कीजिएगा। आई होप आपको क्लियर होगा। देखिए, अगर हमने मास का वैल्यू पुट करा, ठीक है, और मास का वैल्यू पुट करा, रेडियस की वैल्यू पुट करा, तो अर्थ के सरफेस पे जो एक्सेशन ग्रेविटी आता है वो आ जाता है बेटा, लगभग लगभग हो जाता है हमारा 9.8 मीटर पर सेकेंड, 9.8 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, 9.8 मीटर पर सेकेंड, नोट कीजिए। आवाज़ कम आ रही है बेटा? चलो मैं बढ़ा देता हूँ।
चलिए नोट हो गया बेटा। अब आवाज़ सही है? अब आवाज़ सही है? अब आवाज़ सही है क्या? बता दो बेटा फटाफट, अब आवाज़ सही है? बोलिए, आवाज़ सही है बेटा? यस सर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिएगा, है ना, अब आगे देखिएगा ध्यान से। अगर मान लीजिए हमें जो है चेंज दे रखे हैं बेटा, मास और रेडियस में चेंज दे रखे हैं, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी में चेंज पूछ रहे हैं। मास और रेडियस में चेंज दे रखे हैं और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी में चेंज पूछ रहे हैं। मैक्सिमम केस में रेडियस में दे रखे होते हैं चेंज। ठीक है, तो देखिए अगर हम कैसे लिखेंगे, अगर मान लीजिए हमें, है ना, जैसे दे रखे हैं ऐसे कुछ, P इज इक्वल टू G m e/r e²। ठीक है, G m e/r e²। इसको आप किसी के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर दो, किसी के रिस्पेक्ट में, तो मैं डिफ्रेंशिएट कर देता हूँ इसको x के रिस्पेक्ट में, किसी के रिस्पेक्ट में कर दो। G, है ना, बाई r e², ये कांस्टेंट, इसका डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा d m e/dx प्लस में G इंटू एम ई, बाहर ले लो, है ना, आर ई का डिफ्रेंशिएशन, तो आर ई का स्क्वायर नीचे तो ऊपर जाएगा, आर ई के पावर कितना होगा -2, ये हो जाएगा -2, है ना। और -2 में डिफ्रेंशिएट कर रहे हो तो एक और घटा दो आप, एक और घटा दोगे तो कितना हो जाएगा, आर ई के पावर 3 इंटू d/r/e/dx। ध्यान रखिएगा मैंने चेन रूल यूज कर रखा है यहाँ पे, यहाँ बेटा हमने चेन रूल यूज कर रखा है, समझिएगा, है ना। मैंने क्या करा बता देता हूँ, मैं साइड में बता देता हूँ। देखना, जैसे मान लो z इज इक्वल टू आर ई का पावर -2 है बेटा, मैं लिखूंगा dz/dx, है ना। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, d/dx आर ई का पावर -2। काम करते ऊपर डी आर ई मल्टीप्लाई करते, नीचे डी आर ई मल्टीप्लाई कर देते, ये इसके साथ ले लेते, ये इसके साथ ले लेते, तो ये हो जाएगा dz/dx इज इक्वल टू, क्या हो जाएगा, इसका डिफरेंस है कितना, -2, और आर ई का पावर कितना होगा, -3, हो जाएगा d/r/e/dx। समझ में आया बात? इसका डिफरेंस इसके ऊपर कर दिया, इसको इकट्ठे लिख दिया, यहाँ से ये हमारा आ गया, है ना। तो इसी को मैंने डायरेक्ट लिखा हुआ है, देखिए ध्यान से, है ना। अब एक काम कीजिए आप, ये dx को काट दीजिए, काम का नहीं है, और चेंज के फॉर्म में आपको इसको लिखना है तो यहाँ डेल्टा लिख दीजिए, टी को कॉमन ही ले लीजिए, डेल्टा एम ई, और आर ई स्क्वायर को भी कॉमन ले लीजिए। ठीक है, डेल्टा एम ई प्लस में, और ये क्या आएगा, माइनस का 2 डेल्टा आर ई अपॉन में क्या हो जाएगा, आर ई, देख लीजिएगा, डेल्टा आर ई अपॉन में आर ई, यहाँ से आ गया ई, है ना, और यहाँ पे एम ई भी है तो एम ई, ये आ जाएगा। अब एक काम कीजिए, इसको डिवाइड कर दीजिए किससे, जी से। जी का वैल्यू कितना है, G m e/r² G m e/r²। देखिएगा तो G/r² तो कट जाएगा, एम ई से इसको भी डिवाइड कर दीजिए, एम ई को इसको भी डिवाइड कर दीजिए, यानी कितना आ जाएगा, डेल्टा एम ई माइनस का ट्वाइस डेल्टा r/e/r। ठीक है, देखिए तो एरर के जैसे, अगर आपने एरर पढ़ा होगा ना, अगर आप पढ़े होंगे एरर यूनिट एंड डायमेंशन में, उसी के जैसा है। एरर के लिए हम बस यहाँ पे क्या लिख देते हैं, माइनस की जगह प्लस लिख देते हैं, एरर के लिए माइनस की जगह हम क्या रख देते हैं बेटा, प्लस। सर प्लीज शो द लास्ट स्लाइड फॉर ए मिनट। बेटा मैं दिखा दूंगा पहले, अब ये देख लेते हैं एक बार ना। तो ये माइनस की जगह क्या लिख देते हैं, प्लस लिख देते हैं बेटा, ठीक है। अब ये बात आता है कि सर ये वाला हम कब यूज करेंगे, तो देखिए ये आप तब यूज कीजिएगा जब आपका जो चेंज परसेंटेज है ना, वो <7% हो। अगर उससे ज़्यादा है तो बेसिक तरीका यूज करेंगे, यानी इनिशियल और फाइनल, फिर फाइनल माइनस इनिशियल करके हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलो मैं पिछला स्लाइड दिखा देता हूँ, करो।
कीजिए ये। सर प्लीज इंक्रीज योर वॉइस। आवाज़ बढ़ाऊँ कहाँ से मैं? रुको। मैक्सिमम है यहाँ तो। यहाँ तो मैक्सिमम है। यहाँ मैक्सिमम है। यहाँ देख लेते हैं यार। नहीं, यहाँ से तो इधर से तो ठीक है वैसे। बेटा बाकी बच्चों को भी दिक्कत हो रही है क्या? बाकी बच्चों को भी दिक्कत हो रही है, बता सकते हो क्या? यहाँ से तो ठीक है वैसे। हाँ, चलो नोट कर लिया। नोट कर लिया आपने? बताओ तो फटाफट। नोट हो गया भाई? सर बेटर है। ठीक। आओ, चलो देखते हैं। देखो, है ना, एक क्वेश्चन देता हूँ बहुत ही बेसिक सा। इफ, है ना, इफ परसेंटेज डिक्रीज इन रेडियस ऑफ अर्थ is percent and mass remains constant, then find percentage increase in acceleration due to gravity. करना बेटा। then find percentage increase, है ना, in acceleration due to gravity। करो फटाफट। 1 से 1.5 मिनट का टाइम दे रहा हूँ। चलिए बताइए तो क्या होगा? क्या होगा इसका आंसर? देखिए तो क्या होगा बेटा इसका आंसर? देखिए, क्या गिवन क्या है? गिवन है बेटा डेल्टा आर ई और में आर ई इंटू 100। तो देखिएगा ध्यान से, यहाँ डिक्रीज लिखे हैं तो इसको -2 लिखिएगा। अगर इंक्रीज लिखे होते तो +2। ध्यान रखिएगा, इंक्रीज को पॉजिटिव, इंक्रीज को क्या लेके चलेंगे? नेगेटिव। अब हम जानते हैं कि चूंकि जो डेल्टा जी अपॉन में जी इंटू 100 होगा,
अब चूंकि मास तो लो मत कीजिए, मास क्या है कांस्टेंट, तो हो जाएगा माइनस ट्वाइस डेल्टा आर ई अपॉन में आर ई इंटू 100 के बराबर होगा। ये वाला जो पार्ट है, एक मिनट, ये वाला जो पार्ट है इसके बदले में क्या लिख सकता हूँ, इसके बदले में लिख सकता हूँ, ध्यान रखिएगा, डेल्टा जी बाई जी इंटू 100 इज इक्वल टू, मैं लिख सकता हूँ माइनस टू, यानी डेल्टा जी बाई जी इंटू 100 जो आएगा वो आ जाएगा 4%, बस। यानी 4% एक्सेसर टू ग्रेविटी क्या हो जाएगा, इंक्रीज। अगर 2% घटाइएगा तो ये 4% बढ़ जाएगा, 2% घटाइएगा तो 4% ये बढ़, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नोट कर लीजिए फटाफट, नोट कर लीजिए फटाफट। नोट कर लीजिए बेटा फटाफट। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, अगर मैं कह दूं इफ रेडियस ऑफ अर्थ जो है ये हाफ हो गया एंड मास ऑफ अर्थ जो है ये ट्वाइस हो गया, क्या कह रहा है, देन फाइंड, है ना, न्यू एक्सेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेशन ड्यू टू ग्रेविटी। फाइंड न्यू एक्सेशन ड्यू टू ग्रेविटी, बताइए। चलिए देखिए कैसे करेंगे इस चीज को, कैसे करेंगे इस चीज को, देखिएगा ध्यान से। देख बेटा, जैसे पुराना वाला एक्सेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या है, जी एम ई अपन में आर ई का स्क्वायर। अब कह रहे हैं कि चूंकि जो नया वाला रेडियस है आर ई डैश कह देते हैं, ये आर ई बाई टू हो गया, नया वाला जो मास है इसको एम ई डैश कह देते हैं, वो ट्वाइस एम ई है। तो नया वाला जो एक्सेशन ड्यू टू ग्रेविटी होगा वो हो जाएगा जी एम ई डैश अपन में आर ई डैश का स्क्वायर, यानी ट्वाइस जी एम ई अपॉन में इसका स्क्वायर करोगे तो हो जाएगा आर ई स्क्वायर, ऊपर चला जाएगा क्या चीज़, 4, कितना जगह 8 टाइम्स ऑफ जी,
देख लीजिए कितना टाइम्स हो जाएगा, 8 टाइम्स। मास डबल कर दीजिए और रेडियस हाफ कर दीजिएगा तो 8 टाइम्स हो जाएगा। ठीक है, बेसिक चीज़ है। आई होप आप समझ पा रहे होंगे। ठीक है, अब आ जाइए इधर, है ना। आ जाइए, देखिए देखते हैं। लाइन डालिएगा आप, वेरिएशन ऑफ एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी, वेरिएशन ऑफ जी। सबसे पहला जो वेरिएशन हम देखेंगे वो देखेंगे विथ हाइट, विथ हाइट की हाइट के साथ, है ना, एक्सेशन ड्यू टू ग्रेविटी कैसे वेरी करेगा। हाइट के साथ एक्सेशन ड्यू टू ग्रेविटी कैसे वेरी करेगा वो हम सबसे पहले देखेंगे। आइए देखते हैं। मान लीजिए हमने अर्थ ले लिया अगेन एज यूजुअल। रेडियस ऑफ अर्थ हो गया हमारा आर ई, ये सेंटर रेडियस ऑफ अर्थ हो गया आर ई, मास ऑफ अर्थ हो गया एम ई। ठीक है, और मैं निकालना चाहता हूँ एक्सेशन ड्यू टू ग्रेविटी सरफेस से। ठीक है, मैं निकालना चाहता हूँ एक्सेशन ड्यू टू ग्रेविटी सरफेस से, तो ये हो गया एच, है ना। मैं इस पॉइंट पे निकालना चाहता हूँ, इस पॉइंट पे निकालना चाहता हूँ। देखो बहुत ईजी है, टफ नहीं है। अगर इसके पूरे मास को आप सेंटर में मान लो, और आपने देखा होगा एक्सेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है वो सिंपल क्या है, जी एम ई बाई आर ई स्क्वायर, जी एम ई बाई आर ई स्क्वायर। यहाँ था तो जी एम ई बाई आर ई रेडियस हो गया था, यहाँ होगा तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस हो जाएगा भाई, कोई बड़ी बात नहीं है ना। तो डिस्टेंस होगा, मान लीजिए मैं इसको स्मॉल आर मान लेता हूँ, ये स्मॉल आर। यहाँ पे जो एक्सेशन ड्यू टू ग्रेविटी होगा जी एच, वो जी एच किसके बराबर होगा, ये होगा जी एम ई अपॉन में आर स्क्वायर। यहाँ से एक्सेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो जी एच होगा वो देगा जी एम ई, हो जाएगा आर ई प्लस एच का होल स्क्वायर। यानी यहाँ से मैं लिख सकता हूँ जी एच इज इक्वल टू जी एम ई, आर ई को बाहर ले लीजिए तो ये हो जाएगा आर ई स्क्वायर 1 + एच बाई आर ई का स्क्वायर, है ना। यानी यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ, यहाँ से मैं लिख सकता हूँ जी एच इज इक्वल टू एक्सेशन टू ग्रेविटी जी अपॉन में 1 + एच बाई आर ई का स्क्वायर। ठीक है, ये लिख सकता हूँ। देखो मैंने जी एम ई बाई आर ई स्क्वायर क्या लिख दिया, एक्सेशन टू ग्रेविटी एट द सरफेस। अच्छा, इसको और थोड़ा मॉडिफाई करते हैं, इसको थोड़ा मॉडिफाई करते हैं बेटा। देखो अगर इफ, ध्यान रखिएगा, इफ अगर आपकी हाइट बेटा लेस देन 500 मीटर है, 500 मीटर है, तो जो जी एच है ना बेटा वो जी के बराबर ही होगा। यानी आपको कितना लेके चलना है, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अगर 500 मीटर से कम है हाइट, तो जैसे आपने बॉल फेंका और 100 मीटर गया, 200 मीटर गया, जैसे जनरली नॉर्मली जो हम लोग मोशन अंडर ग्रेविटी में ही पड़े हुए हैं, है ना। उसमें भी हमने क्या पढ़ा है कि अगर हम जो भी फेंकते थे, आपको याद हो तो 100 मीटर जाता था, 200 मीटर, 300 मीटर, 400 ले लो, है ना। उससे ऊपर तो नहीं लेते थे, 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर तो नहीं लेते थे, करेक्ट। उस केस में हम एक्सेलरेट ड्यू टू ग्रेविटी को क्या मान के चलेंगे, कांस्टेंट। अगर हमने कह दिया इफ एच इज ग्रेटर देन 500 मीटर एंड लेस देन 500 किलोमीटर, यानी 500 किलोमीटर का मतलब हो गया आर ई बाई 12, आर ई बाई 12। तो इस केस में देखो हम क्या करेंगे, है ना। इस केस में हम क्या करेंगे, तो जी एच होगा ना, इसको ऐसे लिखो आप 1 + एच बाई आर ई का पावर -1। ध्यान देना एच और आर ई, ध्यान देना एच बाई आर ई बहुत छोटा होगा। देखो एच की वैल्यू कितना हो गया, मान लो सबसे मैक्सिमम हो गया 500 किलोमीटर, मतलब आर ई बाई 12। आर ई होता बेटा 6400 किलोमीटर, तो लगभग 500 किलोमीटर जो होगा आर ई बाई 12 होगा। इसको आर ई से डिवाइड कीजिए, कितना होगा 1/12, 1 + 1/12 का पावर -2। तो यहाँ बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन यूज कर सकते हैं। मैं लिख सकता हूँ जी 1 - 2h बाई आर ई। यानी जब आर ई का वैल्यू जो है, ध्यान रखिएगा, और एच की वैल्यू जो है 500 किलोमीटर से कम, जैसे आर ई बाई 12, आर ई बाई 13, आर ई बाई 14, आर ई बाई 15, अगर ऐसा कुछ आपको मिलता है तो उस केस में आपको क्या करना है, ये वाला फॉर्मूला यूज करना है भाई, ये वाला फॉर्मूला यूज करना है। ध्यान दीजिएगा, ये वाला फॉर्मूला यूज करना है ना। 500 किलोमीटर से कम और 500 मीटर से ज़्यादा हो तो, ठीक है। ये अप्रॉक्स वैल्यू है, कोई स्टैंडर्ड वैल्यू नहीं है, ध्यान रखिएगा। वो हमने ऐसे पढ़ा पढ़ा के देखा है,
तो उसमें देखा यही है कि जब ऐसा कुछ होता है तो आप ये अप्लाई करते हो तो इजीली आंसर आ जाता है। ठीक है, आई होप क्लियर होगा। अब आ जाइए। ठीक है, अगर मान लीजिए आपका क्या हो गया, इफ एच की वैल्यू 500 किलोमीटर से ज़्यादा है, यानी आर ई बाई 12 से क्या है, ज़्यादा, इन दिस केस आपको यूज करना है ओरिजिनल वाला फॉर्मूला, जी अपॉन में जी एच इक्वल टू जी अपॉन में 1 + h/RE का स्क्वायर, है ना, जी अपॉन में 1 + h/RE का स्क्वायर, जी अपॉन में 1 + h/RE का स्क्वायर, ये। ठीक है, ये हमें यूज करना है। ठीक है भाई, क्लियर है ना। अब आई होप आपको जीरो कन्फ्यूजन होगा, आप नोट कर लीजिए। अगर नोट हो जाए तो बताना, नोट हो जाए तो बताना। चलो, नोट हो गया बेटा, ये कीजिए नोट। चलिए, हो गया बेटा, हो गया पुत्र, आगे बढ़े। एक बार बोल दो, हो गया। एक बार बता दो बेटा, हो गया। आओ।
देखना क्वेश्चन देखना, अगर मैं बोलूँ इफ, है ना, मैं अगर पूछूँ फाइंड परसेंटेज डिक्रीज इन एक्सेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट हाइट h इज इक्वल टू आर ई बाई 15, बताना जरा। परसेंटेज डिक्रीज इन एक्सेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट हाइट आर ई बाई 15, बताइए। चलिए बताइए। हाँ जी, बताइए तो फटाफट। बोले फटाफट। देखिए क्या होगा इस केस में, देखिएगा ध्यान से। इस केस में देखो क्या होगा कि अगर अब इसमें कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, अप्रोक्सीमेशन वाला, तो यानी जी एच इक्वल टू जी 1 - 2h/r, ये वाला यूज करेंगे। काम करते हैं, वैल्यू पुट करने से पहले हम चेंज निकाल लेते हैं। परसेंटेज डिक्रीज पूछ रहे हैं ना, परसेंटेज डिक्रीज कैसे निकालेंगे? अर्थ के सरफेस पे जी है और हाइट पे क्या हो गया, जी एच, अपॉन में कितना होगा जी है, इंटू में कितना होगा 100। यानी इसको अगर सिंप्लीफाई कीजिएगा तो मैं लिख सकता हूँ 1 - का जी h/g इंटू का 100। यानी यहाँ से मैं लिख सकता हूँ, है ना, 1 - 1 - जी एच बाई जी कितना होगा बताइए तो? ये हो जाएगा 1 - 2h/r ई। क्या किया मैंने, जी एच बाई जी का वैल्यू ये रख दिया यहाँ पे, इंटू में क्या कर दिया 100। यानी यहाँ से देखिए, माइनस माइनस -1 1 1 कट जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, एंड 2h/r ई इंटू 100। अभी एज ए फॉर्मूला भी याद रख लीजिएगा। यानी इतना वाला जो पार्ट है ना, यही हमारा परसेंटेज चेंज होगा। ठीक है, तो मैं यहाँ से क्या लिख दूंगा भाई, वैल्यू पुट करोगे तो लिख दोगे आप ट्वाइस एच की वैल्यू हो गया आर ई बाई कितना हो गया भाई, ट्वाइस आर ई, ये हो गया आर ई, ये कितना हो गया 15 इंटू का 100। यहाँ से हमारा हो जाएगा क्या, ये कट गया 200/15, है ना, लगभग लगभग 15 × 1 = 15, 50,
5 तो 50, 15 या 45, 15 या 45, ये होगा 13.33%। आई होप आपको समझ में आया होगा। नोट कर लो बेटा। आई होप आपको समझ में आया होगा पुत्र। क्लियर है भाई? आप लोग पढ़ तो रहे हो ना? ध्यान रखना बेटा। यहाँ से मुझे पता तो नहीं चल पा रहा है, बट मेक श्योर कि पढ़ना जरूर ना। देखो, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जीवन भर पढ़ते रहना, साइंस ही पढ़ना, फिजिक्स ही पढ़ना, केमिस्ट्री पढ़ना, मैथ्स पढ़ना। एक्चुअल में क्या होता है कि हर चीज़ का एक ना एक्सपायरी डेट होता है। जो आपने गोल सेट किया है ना, इसका एक्सपायरी डेट 2 साल है। मतलब आप मेंस का पेपर देंगे, एडवांस का पेपर देंगे, एंड देन आप कुछ और पढ़िए, कुछ और कीजिए, है ना। लाइफ अपने आप में बहुत बहुत चीज़ है बेटा। एक ही चीज़ के लिए नहीं बना है कि आप एक ही चीज़ जीवन भर करो। आप समझ रहे हो मेरी बात? लेकिन हाँ, जो चीज़ आप स्टार्ट करो ना, वो मेक श्योर करो कि जितना उसको टाइम चाहिए उतना टाइम दे दो। हो गया तो ठीक, नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, कुछ और कर लेंगे यार, क्या दिक्कत है? हैं? आप इस चीज़ को समझिए। देखिए, एक आईआईटीएन ही बेहतर लाइफ नहीं जीता है, एक एनआईटीएन ही बेहतर लाइफ नहीं जीता है, ये एक आईएएस ऑफिसर या एक डॉक्टर, ऐसे बड़े सारे लोग हैं नॉन आईआईटीएन है, डॉक्टर नहीं है, बहुत अच्छी लाइफ जी रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं, समाज के लिए भी बहुत कुछ अच्छा कर रहे हैं। और पता है, ये जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं, जितने भी बड़े लोग हैं, सो कॉल्ड बड़े लोग, मतलब जो अपने लाइफ में कुछ अच्छा करा है, इनमें एक चीज़ कॉमन है, वो है सीखने की इच्छा। समझ रहे हो? वो जो क्यूरियोसिटी है इनके अंदर सीखने की ना, वो लाजवाब है। और वो कोई भी चीज़ हो सकता है। जैसे आप मान लीजिए कि कल के डेट में आप सीखना चाहते हो कुकिंग कैसे करना है, आपको फोर व्हीलर चलाना सीखना है, तो लर्निंग है, आप सीखते रहिए ना एक के बाद एक। आपको वॉलीबॉल कैसे करना है, बास्केटबॉल कैसे, जो चीज़ भी आप गोल सेट कर रहे हैं उसको पूरा कीजिए, फिर कुछ और सीखिए ना। क्या दिक्कत है? लाइफ अपने आप में बहुत खूबसूरत है बेटा, मैं बार बार बोल रहा हूँ। अभी जैसे अभी आप क्लासरूम में बैठे होंगे, तो ये मेक श्योर कीजिए कि टीचर जो पढ़ा रहे हैं, जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ, तो वो चीज़ें आप ढंग से सीख लो। फिर क्लास खत्म होगा, जाओ मस्ती करो, खेलो कूदो, कुछ और सीखो। तो गो एंड डू एनीथिंग, बट डू नॉट मिक्स एवरीथिंग एट द सेम टाइम। ये नहीं रखना है, मतलब मस्ती भी कर रहे पढ़ भी रहे, दोनों गड़बड़ हो जाएगा। अगर आपको मस्ती करना पसंद है, तो आप स्टैंड अप कॉमेडियन बनिए, आप उसकी प्रैक्टिस अलग से कीजिए, पब्लिकली हंसाइए लोगों को। समझ रहे? लेकिन ये नहीं कि हम ना, हमें वो आता है ना ये आता है, बीच वाला मामला नहीं चाहिए। समझ गए मेरी बात? चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, है ना। अगर मैं आपसे बोलूं कि फाइंड परसेंटेज डिक्रीज इन एक्सेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट एच इज इक्वल टू 3 RE, बताइए। एट एच इक्वल टू 3 RE। बताइए फटाफट। चलिए देखिए, अब इस वाले क्वेश्चन में आप क्या यूज करोगे?
अप्रोक्सीमेशन यूज करोगे नहीं, है ना। एच की वैल्यू देखो 3 आ रही, तो आप ओरिजिनल फार्मूला यूज करोगे 1 + h/r का स्क्वायर। यानी यहाँ से जी एच इक्वल टू लिखोगे जी अपॉन में 1 + r/r, है ना, सॉरी, का स्क्वायर। यानी हो जाएगा जी अपॉन में, ये कट गया, यानी 16 हो गया, देखो जी/16। यानी अगर परसेंटेज डिक्रीज की बात करूँगा तो मैं क्या लूँगा, जी एच अपॉन में जी इंटू 100, यानी अगेन 1 - GH/G इंटू 100। यानी यहाँ से हमारा जो आएगा निकल के कितना आ जाएगा, 1 - GH/G, 1 - 1 कितना आ जाएगा 16 इंटू 100। यानी यहाँ से कितना आएगा बेटा हमारा 15/16। यानी यहाँ से हमारा कितना आएगा 4/25। ये कितना हो जाएगा लगभग 25/125, 12/25, 4 यानी 4 × 7 = 4 × 8 = 32, 4 × 9 = 36। और कितना आ गया हमारा 1 4 3 12, 4 7 28, इतना आएगा लगभग लगभग 93% डिक्रीज हो गया। अगर रेडियस के 3 टाइम्स ऊपर जाइएगा तो 93% डिक्रीज हो जाएगा। तो बचा कितना है, घटा दीजिए 6.3%। चलिए आइए अब देखते हैं बेटा दूसरा इसका पार्ट, कि विथ डेप्थ देखते हैं बेटा, विथ डेप्थ क्या होगा, विथ डेप्थ, विथ डेप्थ। ठीक है, विथ डेप्थ देखते हैं भाई, आइए। देखिए अगर मैं डेप्थ के साथ बात करूं कि एक्सेशन ड्यू टू ग्रेविटी पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, समझते हैं इस चीज़ को। ये आर ई हो गया, ये हो गया मास एम ई, है ना। मान लीजिए आपको निकालना है एक्सेशन ड्यू टू ग्रेविटी यहाँ पे, सेंटर ये, तो ये वाला डिस्टेंस हो गया स्मॉल आर, और सरफेस से कितना हो गया डी, डेप्थ, समझ में आया। ये देखो डेप्थ, तो देखिएगा ध्यान दीजिएगा इस केस में तो काम का है, देखिएगा ध्यान दीजिएगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है बेटा। एक थ्योरम है सेल थ्योरम, एक थ्योरम है सेल थ्योरम, वो ये कहता है कि अगर आपको यहाँ पे एक्सेशन ड्यू टू ग्रेविटी निकालना है ना, तो उसके अंदर वाला जो मास है ना वही काम का है, छोटे वाले स्फीयर के अंदर का जो मास है वही काम का है, कि जो बाहर वाली जो पट्टी है वो हमारे काम का नहीं है, ध्यान रखिएगा। अब ये अंदर वाले मास तो पूरे मास के बराबर होगा नहीं, तो वो मान लेते हैं स्मॉल एम। स्मॉल एम कैसे निकालेंगे, स्मॉल एम निकालेंगे डेंसिटी, यानी एम ई बाई 4/3 π r³ ये हो गया डेंसिटी ऑफ द अर्थ इनटू, अब अंदर वाले का वॉल्यूम 4/3 π r³। यानी देखिएगा तो ये कटेगा पूरा, यानी स्मॉल एम इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा, एम ई स्मॉल आर बाई आर ई का क्यूब। हेंस मैं क्या लिख दूंगा, एक्सेशन टू ग्रेविटी एट डेप्थ डी, मैं लिखूंगा जी स्मॉल एम बाई स्मॉल आर का स्क्वायर, यानी पूरे मास को सेंटर मान लीजिए। ये हो जाएगा जी डी इज इक्वल टू, अब रखिए वैल्यू, हो जाएगा एम ई स्मॉल आर स्क्वायर बाई आर ई क्यूब, और ये भी क्यूब होगा अपॉन में आर स्क्वायर, ये कट जाएगा।
यानी जी डी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, जी डी इज इक्वल टू हो जाएगा जी एम ई स्मॉल आर बाई आर ई क्यूब। यानी यहाँ से मैं एक और चीज़ लिख सकता हूँ, इसको ऐसे लिख दीजिए, जी वन में आर ई स्क्वायर और हो जाएगा स्मॉल आर बाई आर ई। अब ये किसके बराबर लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं हम किसके बराबर, जी, है ना। तो जी स्मॉल आर बाई क्या हो गया, आर ई। अगर आपको डेप्थ के टर्म्स में लिखना है तो स्मॉल आर की वैल्यू क्या होगा, देखिए तो ये वैल्यू कितना होगा, पूरे में से इसको घटा दीजिए, यानी ये हो जाएगा हमारा आर ई माइनस का डी आर ई। अब इसको मॉडिफाई करके लिखिएगा तो क्या लिखिएगा, लिख दीजिएगा जी, है ना, इसको इधर लिख रहा हूँ, लिखिएगा जी डी इज इक्वल टू वन माइनस का डी बाई आर ई। का एक ही फॉर्मूला है, इसमें कोई अप्रोक्सीमेशन करने की जरूरत नहीं। तो आप देख सकते हो कि अगर हम ऊपर जाते हैं तो भी एक्सेसिव ग्रेविटी घट रहा है, नीचे जा रहे हैं तो भी एक्सेसिव ग्रेविटी क्या हो रहा है, घट ही रहा है। ठीक है, नोट कीजिए। सर प्लीज शो द लास्ट स्लाइड। अभी नोट नहीं किया आप। लो, चलो हो गया, ये करो नोट। चलिए, एक क्वेश्चन है कि फाइंड एक्सेशन ड्यू टू ग्रेविटी, फाइंड जी डी एट डी इज इक्वल टू आर ई बाई टू। ये तो सर प्लीज शो दी लास्ट स्लाइड। अभी
चलो बेटा हो गया। चलिए देखिएगा, ये बहुत इजी है। क्या कर देंगे, फॉर्मूला यूज करना है बेटा, 1 - RE/2 कितना हो जाएगा, G 1 - 1/2, यानी GD छोड़ कितना हो जाएगा, 3/2। ठीक है। चलिए, तो देखिए मैं जाते जाते अगेन एक चीज़ मैं बोलूँगा, मैं हर क्लास में बोलता हूँ कि अगर आप नोट कर लिए हो तो याद रहेगा, और प्रैक्टिस कर लोगे तो कभी भूलोगे नहीं, तो ये याद रखो। ठीक है। ओके देन, बाय बाय, गुड नाइट।